नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम समझेंगे एलर्जी के बारे में। व्हाट इज द एलर्जी, इट्स इंट्रोडक्शन, देन कॉमन एलर्जेंस। कॉमन एलर्जेंस, एलर्जेंस मींस जो कि आपको एलर्जी कॉज करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस आ जाते हैं आपके एलर्जेंस, राइट। देन आफ्टर दैट हम देखेंगे कॉमन फूड एलर्जीज, कौन कौन से कॉमन फूड्स है, कौन कौन से पार्टिकल्स है जिनसे आपको एलर्जी होती है। फिर सिम्टम्स के बारे में समझेंगे, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, कॉजेस क्या रीजन है क्यों ये होते हैं, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर इसका क्या है, डायग्नोसिस क्या है, कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे कि आपको एलर्जी हुई है। फिर ट्रीटमेंट, डायग्नोस हमने कर लिया, फिर हम देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन, राइट, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे एलर्जी से हम बचाव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझने से पहले इंट्रोडक्शन जरूरी कि व्हाट इज द एलर्जी। तो an allergic reaction occur when the immune system become hypersensitive to food, pollen, medication, venom, and other substance. Exposure to these allergies can lead to swelling, hives, and other symptoms. क्या होता है जब भी आपको कोई एलर्जी होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, राइट, आपका इम्यून सिस्टम एक रिएक्ट करता है, एक एक्शन करता है, एक अगेंस्ट उसके रिएक्ट करता है, एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्ट करता है। जैसे कि कुछ फूड्स हो गए स्पेसिफिक, कुछ मेडिकेशन हो गई, है ना, कुछ पोलन ग्रेन हो गया, डस्ट हो गया, मॉइस्ट हो गया, कुछ आपका बाइट हो गया, बाइट मीन्स आपका स्टिंग, है ना, जैसे कुछ भी कीट पतंगे जो मक्खियाँ आती है ना, तो मक्खियों ने आपको बाइट कर लिया, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इसकी वजह से आपको बॉडीज पे एलर्जी हो जाती है। एलर्जी क्या, आपका एक इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है उसके अगेंस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। इस सब्सटेंस दैट कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन कॉल्ड द एलर्जेंस। अब जो भी सब्सटेंस होते हैं वो आपको एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेन। जैसे कि आपका होगा डस्ट हो गया, मॉइस्ट हो गया, और आपका कीट पतंगे वगैरह हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, एलर्जेन। कोई पार्टिकुलर फूड हो गया, पार्टिकुलर कोई मेडिसिन है, कोई इंजेक्शन हो गया, कोई ड्रग हो गई, तो जो भी एलर्जी को कॉज कर रहा है इट इज नोन एज द एलर्जेंस। इज इट क्लियर, राइट। तो सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जी इज कॉल्ड एलर्जेंस। Many allergens are everyday substances that are harmless to most people. However, anything can be allergens if if the immune system has a specific type of adverse reaction. अलग अलग सब्सटेंस हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और जैसे कि कोई फार्मर लोग रहते हैं, कोई प्योर गरीब लोग हैं ना, वो किस जगह पे रह रहे हैं, किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कोई फार्मर रहते हैं, तो अभी जैसे गेहूँ वगैरह कट रही है ना, तो गेहूँ काटते समय जो हार्वेस्टर आते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उससे क्या डस्ट पार्टिकल्स निकलता है, तो वो भी एक एलर्जेंस काम करता है। हम ट्रैफिक में बाइक चला रहे हैं विदाउट हमारा हेलमेट मास्क वगैरह नहीं लगाए, तो डस्ट आके पूरी हमारी नोज से और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से, माउथ से अंदर जाती है, उससे भी आपको एलर्जी कोस होती है। एलर्जी मीन्स आपको क्या हो जाता है, फीवर आ जाएगा। अनदर जैसे कोई कीट पतंगे बाइट किया, आपको काट लिया, स्टिंग हो गया, बी ने, है ना, मधुमक्खी वगैरह ने, बीनम वगैरह ने, सांप स्नेक ने, उसकी वजह से आपकी बॉडी पूरा रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है ना। और इसकी जैसे कुछ भी आपको मधुमक्खी वगैरह हो गया, उसकी वजह से मैंने बता दिया। उसके बाद आ जाता है, आप ज़्यादा यदि ऑब्जर्व किया होगा और डस्ट पार्टिकल्स आपके अंदर गए, आपने कहीं ट्रैवल वगैरह किया, तो उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है, जिससे आपको सर्दी खांसी होने लगता है, फीवर आ जाता है, नाक बहने लगती है ना, रनिंग नोज हो जाता है, नाक से पानी आने लग जाता है, स्नीजिंग, बार बार आपको छींक आने लग जाती है। तो ये सब आपका एलर्जी का ही एक रिएक्शन होता है। बॉडी रिएक्ट करती है, आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, उससे फाइट करता है। ओके, अब दूसरा देख लेते हैं। एन एलर्जिक रिएक्शन रिचुअल फ्रॉम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टू सेंसिटाइज मास्ट सेल और बेसोफिल्स कॉजिंग द रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर। क्या होता है जब भी आपको कोई भी एलर्जी होती है तो आपके एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपका जो बेसोफिल्स है वो क्या करते हैं, बेसोफिल आपका रिएक्शन और सेंसिटाइज मास्ट सेल्स होते हैं, उनमें सेंसिटाइज हो जाते हैं, और जो बेसोफिल्स हो गया वो क्या करते हैं, कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको केमिकल्स मेडिएटर रिलीज होता है ना, केमिकल जो मेडिएटर होते हैं वो आपके रिलीज होते हैं। और द रिएक्शन में बी कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज सीक्रेशन एंड ब्रोंको
कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपको कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी आपकी बॉडीज के पार्ट्स पर, ऑर्गन पर। इंक्रीज सीक्रेशन, जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, म्यूकस सीक्रेशन का हो गया, आपका कफ का हो गया, रनिंग नोज हो गया, है ना। उसका हो गया आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जो आपकी ब्रोंकियोल से वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेजल आपका कंजेशन हो जाता है ना। तो नेजल कंजेशन हो जाता है, आपको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, ब्रोंकियस आपके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, गले में खराश होने लगती। तो ये सारी चीजें आ जाती है आपके रेस्पिरेटरी एलर्जिक रिएक्शन के बारे में। तो एक एक करके हम ये सब के बारे में समझने वाले हैं। व्हेन एंटीजन इज इन्वायरमेंटेड और एक्सोजीनस एंड इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स टू कार कॉल्ड एलर्जी। अब होता क्या है, कुछ एक्सोजीनस होते हैं और कुछ आपके इन्वायरमेंटल होते हैं, जो कि आपके इन्वायरमेंट में ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे आपका हो गया एयर पॉल्यूशन, है ना, डस्ट वगैरह हो गया, कोई फार्मर है तो फार्मिंग कर रहा है तो पोलन ग्रेन हो गया, तो एक इन्वायरमेंटल में ही आ जाता है। अब जैसे किसी का इन्वायरमेंट कैसा है, मौसम वगैरह कैसा है, ज़्यादा मॉइस्ट है, ज़्यादा हॉट है ना, किस जगह पर रह रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, ये तो आपका एक इन्वायरमेंटल में इंक्लूड होता है। उसका कुछ एक्सोजीनस, मतलब कि कुछ हमने ड्रग ले लिया, कुछ मेडिसिन ले लिया, या कुछ आपको बी मक्खियाँ होती, मधुमक्खी, उसने बाइट कर लिया, मच्छर ने बाइट कर लिया, कॉकरोचेस हो गए, तो ये सब आपके एक्सोजीनस और आपके इन्वायरमेंटल में आ जाते हैं इस तरीके से, राइट। तो एलर्जी एंटीजन विच इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एलर्जीज। अब इसकी वजह से जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, इनिशिएट करता है, एंटीजन इनिशिएट करता है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एलर्जी। एलर्जीज आर द एमंग द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक कंडीशन वर्ल्ड वाइड। एलर्जी सिम्टम रेंज फ्रॉम पुटिंग द पेशेंट एट द रिस्क ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन। क्या बता रहा है, एलर्जीज आर द एमंग मोस्ट कॉमन क्रॉनिक कंडीशन वर्ल्ड वाइड। एलर्जिक सिम्टम रेंज फ्रॉम पुटिंग द पेशेंट रिस्क फैक्टर। कभी कभी तो क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड कंडीशन है और मोस्ट कॉमन क्रॉनिक कंडीशन है, मोस्ट कॉमन कंडीशन है, ज़्यादातर लोगों के, ज़्यादा नहीं, हर पर्सन ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। और ज़्यादा तो सीरियस कंडीशन नहीं कह सकते, पर इनके ज़्यादा हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग चली गई है ना, 5 रिएक्शन में चला गया, तब जाके इवन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, राइट। तो ये इट्स ऑल अबाउट द, इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा कि भाई आपको एलर्जीज क्या होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ सही होंगी। तो नेक्स्ट वी कैन मूव फर्दर। फिर हम देखते हैं आपका अगला, हम देखते हैं कुछ कॉमन एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं। सिम्टम्स की यदि बात की जाए तो सिम्टम्स आपके अलग अलग होते हैं, जैसे डस्ट एंड पॉलेंस यदि है, डस्ट और पॉलेंस मतलब कि जब जो फार्मर फार्मिंग वगैरह करते हैं, जैसे हार्वेस्टर चल रहे होंगे अभी गेहूं में, है ना, खेतों में, गाँव पे गेहूं कटती है, तो उससे जो डस्ट निकलता है, भूसा निकलता है, जो भूसा क्या करता है, सीधा हमारी नाक को घुसता है, एयरवे रेस्पिरेटरी से अंदर जाता है, तो उससे जो एलर्जी होती है डस्ट से हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, है ना, पोलन। ये ब्लॉक और कंजेस्टेड नोज, तो ऑब्वियसली बात भाई, डस्ट अंदर जाएगी, भूसा अंदर जाएगा, तो आपकी जो नोज है वो कंजेस्टेड हो जाएगी। कंजेस्टेड इन द सेंस कि भाई आपको सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, आपकी नोज फुल हो जाएगी, राइट। इची आई एंड नोज, आपकी जो आईज है उसमें भी इचिंग हो जाएगी, नोज में भी आपको इचिंग होगी। इससे कैरेक्टराइज भाई मतलब क्या हो सकता है कि आपको भाई रनिंग नोज भी होगी, है ना, ये रनिंग नोज, ये भाई बताएं कि भाई आपको रनिंग नोज होगी। और सोलेन, रनिंग नोज मतलब नाक से पानी आना, सिंपल सी बात है, नाक बहना। और सोलेन एंड वाटरी आई, आपकी आई स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, आई से आपकी आंसू आने लगेंगे, वाटर का डिस्चार्ज होने लगेगा, कफ, और ऑब्वियसली बात है कफ भी होगा। तो ये सब सिम्टम किसकी वजह से हो रहे हैं, डस्ट की वजह से, डस्ट से जो आपको एलर्जी हो रही और पोलन ग्रेन से जो एलर्जी हो रही उसकी वजह से। इतना समझ आया। फिर अगला हम देखते हैं फूड। अब आपको खाने की वजह से, खाने में हम क्या करते हैं, कुछ भी बाहर का फास्ट फूड वगैरह जो मिल जाए वो खा लेते हैं, ठूंस लेते हैं, बस आने दो, है ना, जैसे कि बॉडी डस्टबिन में कचरा कूड़ा सब आने दो, चलते फिरते बड़ा पाव वगैरह खा लिया, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, और हाँ भाई ये सारी चीज़ें आ जाती जंक फूड में, है ना, जिनका कुछ एक्सपायरी नहीं है, हाइजीनिक प्रैक्टिस नहीं है, बस उठाया और खा लियो। तो ऐसी चीज़ें हम चलते फिरते जल्दी जल्दी की लाइफ स्टाइल में क्या करते हैं, खा लेते हैं, और हेल्दी डाइट को हम प्रेफर करते नहीं है। तो ये क्या करता है, आपको लॉन्ग टाइम के हिसाब से बहुत डेंजरस होती है। अभी तो आपने टेस्ट के जीभ के स्वाद के लिए खा लिया, पर जो भी फूड होता है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है, वो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देगा तुरंत। हाँ, यदि आपको वो फूड ने एलर्जी कर दी, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, तुरंत आपका भाई पेट खराब होने लग जाएगा, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी,
दस्त लग जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, एब्डोमेन पेन हो जाएगा। और पर यदि हेल्दी डाइट लोगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम बाय रिजल्ट देती है हेल्दी। तो वो ऐसे इन्वेस्टमेंट वर्क करती है, बॉडी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होती है न्यूट्रिएंट फूड। हाँ, हेल्दी डाइट। तो अब फूड में देखेंगे हम वॉमिटिंग, फूड की वजह से ऑब्वियसली बात भाई वॉमिटिंग होगी। सोलिंग टंग होगी, टंग में आपकी सूजन आ जाएगी। चलो लिख लेते हैं हम। पहले क्या हो जाएगी आपको इसके फूड की वजह से जो साइन एंड सिम्टम देख रहे हैं हम, क्या क्या होगा आपको? वॉमिटिंग, वॉमिटिंग और सोलन टंग। सोलन टंग मतलब आपकी जो जीभ है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। टिंगलिंग इन द माउथ, टिंगलिंग इन द माउथ, माउथ में क्या नमनेस वगैरह होना, इसको बोलते हैं टिंगलिंग। रनी नोज, रनिंग नोज, रनिंग आपको नाक बहना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी आने लग जाएगा। और क्या हो सकता है? ये सॉरी, ये तो उसमें था हमारे फूड के बारे में देखते हैं। स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, फेस एंड थ्रोट, इसको हटा दो, ये हमारे उसमें आ जाएगा। स्वेलिंग ऑफ, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, फेस एंड थ्रोट। लिप्स, फेस, थ्रोट, किधर? आपके लिप्स में, आपके होंठों पर, आपके चेहरे पर और आपके गले में क्या होगा? स्वेलिंग आ जाएगी। ओके। फिर स्टोमक क्रैम्प्स, स्टोमक क्रैम्प्स, आपका पेट दर्द करेगा, पेट में मरोड़ होगी, ऐंठन होने लगेगी, है ना, गैस वगैरह बनने लगेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इन शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना। रेक्टल ब्लीडिंग, अगला जो है वो क्या होगा? रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है सीवियर केस में। इचीनेस द माउथ, माउथ ईचिंग होगी। ईचिंग ऑफ माउथ। देन डायरिया, लूज मोशन। ठीक है। ये सारे सिम्टम आपको कब होंगे? जब आपको फूड से एलर्जी हुई होगी, कुछ खाने से आपको एलर्जी हुई होगी। आपने कहीं भी सड़क किनारे खाना खा लिया होगा, गोलगप्पे वगैरह खा लिए, बड़ा पाव वगैरह खा लिया, है ना, फास्ट फूड चाइनीज वगैरह खा लिया, स्पेशली किस, जो कि अनहाइजीनिक है ना, स्पेशली अनहाइजीनिक। और आपको बरसात के सीजन में, जैसे रोड साइड पे नाला वगैरह बह रहा है साइड से, और वो बना के दे रहे, ओपन खुले में रखा है, वहां से नाले से मल मूत्र पर मक्खी बैठ के आई, उसने सलाइवा लिया, वही वो चूसा, और वही आके आपके बड़ा पाव पर आपके इस पे लगा दिया, और वही उठा के आपने खा लिया। तो भाई सिंपल सी बात है, एलर्जी तो होना है। इसलिए थोड़ा सा खाना भी है तो इनके, वैसे तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, खा भी रहो तो अच्छी सी जगह पे खाओ, थोड़ा ध्यान दो, राइट। तो हाँ, इसीलिए लोग थोड़ा होटल को प्रेफर करते हैं, भले थोड़ा सा पैसा लग जाए पर वो हाइजीनिक होता है। वैसे तो नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, पर कभी फल फ्रूट वगैरह प्रेफर कर लो ना यार उसकी जगह, कम से कम हेल्थ भी सही रहेगा, है ना। और खा रहे हो तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर आ जाता है इंसेक्ट स्टिंग, इंसेक्ट के जो डंक होते हैं वो उन्होंने आपको काट लिया ना, उसकी वजह से अब आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। हमने इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े की पतंगे, है ना, इसको क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स। तो अभी हमने फूड के बारे में देखा, फूड के पहले हमने डस्ट और पोलन के बारे में देखा था। अब देखते हैं इंसेक्ट स्टिंग। अब इससे क्या होगा? विजिंग, विजिंग, सिग्निफिकेंट स्वेलिंग एट द साइट ऑफ स्टिंग, swelling of the site of sting।
इची स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दूसरा आएगा इचिंग स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेस्टलेसनेस, कफ, चेस्ट टाइटनेस और डिजीनेस। डिजीनेस, कफ, चेस्ट टाइटनेस, राइट। अब आपको भाई जो इंसेक्ट डंक है ना, जैसे आपने मधुमक्खी ने काट लिया, कॉकरोच ने काट लिया, और क्या क्या आते हैं, है ना, ये सारी चीजें इन्होंने आपको काट लिया, वो काट जिस जगह पे काटा उनका पतला सा डंक रहता है, उधर चुभ जाता है हमको। तो उसकी वजह से क्या होता है, बीजिंग, मतलब आपको ऐसा क्या बोलना चाहिए उसको, आपको ये होना है ना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी मान के चलते। स्वेलिंग ऑफ द साइड ऑफ स्टिंग, जिस साइड पर भी उसने डंक मारा है मच्छर मक्खी ने, आपको वहां पर सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना। ईचिंग स्किन, वहां पर आपको खुजाने लग जाना, अरे भाई किसने काट लिया, जैसे मच्छर काटते एकदम हम उसको चट से मारते हैं, और मारने से पहले वो काट लेता है, काटने के बाद हम देखते हैं पूरा रेड रेड हो जाता है, वहां पर हम उसको खुजाना शुरू कर देते हैं ना। तो ईचिंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, फिर उसका सूजन तो आनी है। वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने देखा एलर्जी की वजह से जो आपका ट्रेकिया है वो क्या हो जा रहा है, नेक्रोस हो जा रहा है, मतलब उसका साइज जो सिकुड़ जा रहा है, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है सीवियर केस में। रेडनेस तो होगी, डिजीनेस होना, थोड़ा सा घबराहट सी होने लग जाना, है ना, थकान होने लग जाना, उसको बोलेंगे। कफ, चेस्ट टाइटनेस भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, इंस्टिंक्ट बाइट से, कोई भी कीड़े मकोड़े ने आपको बाइट कर लिया, आपको काट लिया, उसकी वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी अगला कि भाई आपको और क्या क्या यहाँ पर सिम्टम्स हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब कॉमन जो एलर्जेंस है उसमें क्या क्या आ सकता है, थोड़ा सा और हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी डस्ट हो गई, पोलन मैंने बता ही दिया, इंसेक्ट स्टिंग हो गया, और उसके बाद हो जाता है आपका मोल्ड, फंगी, इंडोर आउटडोर बॉर्म। मोल्ड होते हैं मतलब जो कि आपके जैसे कोई डार्क पैलेस वगैरह हो गया, और ओपन आपका सीविस वगैरह हो गया, और दूसरी चीज़ें से कुछ मीटिंग रोस्ट हो गया, सड़ा गला मांस वगैरह, उसमें होते हैं मोल्ड, बोलते हैं उसको। पेट, पेट मतलब जैसे आप ज़्यादा किसी के कांटेक्ट में, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, और भेड़ बकरी हो गया, तो इनसे क्या होता है, जो डस्ट निकलती है, एक तो डस्ट निकलती है और उनके जो बाल निकलते हैं उससे भी एलर्जी हो जाती है ना। और कि कई कई बार लोगों को मिल्क से भी हो जाती है, जैसे आपका चलो इसके बारे में देखेंगे। और जैसे कॉकरोच, किसी को कॉकरोच की वजह से हो जाती है ना, हाउस होल्ड एलर्जी इसको हम बोल सकते हैं, ज़्यादा डार्क एरिया में, और जो मेजर सिटीज़ वगैरह हो गई, और जो ज़्यादा ओपन चीज़ें नहीं रहती, तो उसकी वजह से आपको अस्थमा वगैरह भी हो जाता है कॉकरोच बाइट से। मेडिकेशन, ड्रग, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कुछ ड्रग्स होती है, इसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो जाती है। तो वो आपको ध्यान में रखना होता है कि भाई आपको कौन सी ड्रग से एलर्जी है ना, कौन से केमिकल्स स्पेशली। फिर आता है केमिकल्स, तो कुछ केमिकल्स आते हैं, कोई डाइस वगैरह हो गई, हाउस होल्ड क्लीनर हो गए, पेस्टिसाइड हो गया, तो और आ जाता है प्लांट्स ना कुछ, तो इनकी वजह से भी आपको क्या होता है, कभी कभी आपको एलर्जी हो जाती है ना। पेस्टिसाइड हो गई, कुछ केमिकल्स हो गए, और जैसे आपके घर में ही आते हैं, जैसे मच्छर मारने वाला जो स्प्रे हो गया, है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑल आउट, और एक और कुछ आता है स्प्रे, है ना, कॉकरोच वगैरह मारने वाला, तो उससे भी आपको हो जाता है। आप सर्च करके बताइए क्या होता है। हाँ, तो ये केमिकल से, पेस्टिसाइड वगैरह से। और एनिमल डेंड्रफ, जो एनिमल्स होते हैं स्पेशली उनमें डेंड्रफ होता है ना, धूल वगैरह किधर भी लौट के आ जाते हैं, कुत्ते बिल्ली हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, तो इसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो जाती है ज़्यादा उनके कॉन्टेक्ट में आने से। फिर आता है आपका लेटेक्स, अब ये ना आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। तो ये क्या होता है, लेटेक्स मतलब कि जो एक पेड़ होता है ना, जो कि रबर प्लांट होता है, देखा होगा रबर प्लांट, जब भी आप उसको, उसकी डाली को, उसके पत्ते को तोड़ोगे तो उससे दूध निकलता है। दूध इन द सेंस कि आपका वाइट वाइट एक मिल्की सिक्रेशन निकलता है ना, वाइट मिल्की सिक्रेशन। तो उससे भी आपको एलर्जी हो जाती है, समटाइम आपकी बॉडी से वो टच हो गया, या आपके आँख में चला गया, नाक में चला गया, तो उससे भी आपको एलर्जी
हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों से आपको एलर्जी होती है। फिर कुछ फूड से, जैसे किसी को काऊ के मिल्क से एलर्जी होती है, किसी को बकरी के मिल्क से, दूध से, किसी को अंडे से एलर्जी होती है, किसी को फिश से एंड सेल फिश से, किसी को पीनट एंड ट्री से, है ना, किसी को बीट कुछ स्पेसिफिक खाने से भी किसी को एलर्जी रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। फिर एनाफाइलेक्सिस सिम्टम, एनाफाइलेक्सिस मतलब ये जब आपका सीवियर कंडीशन में चला गया, बॉडी उसके अगेंस्ट क्या कर रही, रिएक्ट करना आपका शुरू कर दिया, तब आपको क्या होते हैं, फ्लशिंग एंड इचिंग हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, विजिंग, स्वेलिंग, लो ब्लड प्रेशर, चेंज इन द हार्ट रेट भी आपकी चेंज हो सकती है सीवियर कंडीशन में, डिजीनेस एंड फेंटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी आपको हो सकता है। कॉजेस इसके क्या हो सकते हैं, बैन एन एलर्जिक रिएक्शन ऑक्यूर, एलर्जीज allergens bind to antibodies that can body produce called immunoglobulin IgE. Antibody combat foreign and potential harmful substance in the body. Once allergens bind antibodies include IgE. Specific type of the cells include mast cells, will chemical trigger symptom allergic reaction, histamine, and this chemical is caused in muscles and airway wall of the blood vessels to tighten and instruct the lining of the nose to produce more mucus. जैसे कभी भी आपको एलर्जी होती है तो आपका जो इम्यूनोग्लोबिन है, आपका आईजीजी है, आपका एंटीजन है, तो ये क्या करते हैं, आपको रिएक्ट करते हैं ना, उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं, मेडिएटर को रिलीज करते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये प्रोड्यूस होता है आपको ज़्यादा म्यूकस, नोज, कफ, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या होगा, पीपल में हैव हायर रिस्क फॉर द एलर्जेंस इफ दे अंडर 18 ईयर ओल्ड और हैव पर्सनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ द अस्थमा। ऑलरेडी किसी को अस्थमा की फैमिली हिस्ट्री है, उसको ज़्यादा प्रोन चांस रहते हैं जो 18 ईयर से कम है, और जो ज़्यादा उनके कांटेक्ट में आता है, ऐसा कुछ वर्क करते, लेबर मजदूर हो गया, फार्मर, उनको इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, कॉमन एलर्जेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। डायग्नोसिस हम इसका क्या कर सकते हैं, द पर्सन शुड बी रेडी टू एक्सप्लेन एनी सिम्टम दे हैव नोटिस। कोई भी सिम्टम हो रहा है तो उसको नोटिस करना है क्या हो रहा है, व्हेन एंड हाउ ऑफन दे ऑक्यूर, कब हुआ है, कितने समय से हुआ, वो सारी चीज़ें आपको करना है। व्हाट सीम टू कॉज देम, किसकी वजह से हो सकता है, कोशिश करना है कि क्यों हुआ, उसको फाइंड आउट करना। एनी फैमिली हिस्ट्री, जो भी आपको फैमिली हिस्ट्री है उसके बारे में आपको पता करना कि भाई किस रीजन से, किस फैमिली हिस्ट्री की वजह से आपको ये हो रहा है। एक मिनट, जो भी फैमिली हिस्ट्री है उसके बारे में आपको पता करना है कि भाई पहले से किसी को अस्थमा तो नहीं है, कुछ एलर्जिक सिम्टम्स वगैरह तो नहीं है, और वेदर हाउस होल्ड मेंबर हैव सिमिलर रिएक्शन, आपको हाउस होल्ड में किसी और को तो नहीं हुई है, उधर का वेदर कैसा है, किस जगह पे रहते हैं, एटमोसफेयर क्या है ना। कई बार हम क्या करते हैं, जंगल के आसपास रहते हैं जिधर वाटर का और अदर चीज़ों का मॉइस्ट वगैरह ज़्यादा है, ज़्यादा डस्ट वगैरह उड़ रही, तब भी हमको हो जाता है। टेस्ट हम क्या करा सकते हैं, मेडिकल टेस्ट हम इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा आपका, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट करा सकते हैं, और पेज टेस्ट करा सकते हो। ब्लड टेस्ट में आ जाएगा आपका आईजी, एंटीबॉडी, और सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह करा सकते हो। स्किन प्रिक टेस्ट वगैरह आप ले सकते हो, और पेज टेस्ट वगैरह भी आप करवा सकते हो, है ना, एक्सेमा टेस्ट के लिए जो होता है। और एनी अदर ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं, कुछ मेडिकेशन वगैरह ले सकते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा एंटीहिस्टामिन्स और डिकंजिस्टेंट। नेजल आपको डिकंजिस्ट हुआ है आपका, उसको नेजल ब्लॉक को रिलीफ करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले सकते हो। दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द पिल, क्रीम, नेजल स्प्रे और इनहेलर, दे हेल्प द रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ जाते हैं आपके क्रीम में, नेजल स्प्रे हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया, टैबलेट फॉर्म में, जो क्या करते हैं, आपकी इन्फ्लेमेशन को रिलीफ देते हैं। उसके बाद आ जाता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, दिस कैन बी हेल्प पर्सन डेवलप लॉन्ग टर्म टॉलरेंस, ये पर्सन विल ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डज ऑफ द एलर्जेंस एदर एज ए टैबलेट और इंजेक्शन। इम्यूनोथेरेपी में आप ले सकते हो, जो कि आपको डेवलप करती है लॉन्ग टर्म टॉलरेंस के लिए, ताकि आप उससे टॉलरेट कर सको। ग्रेजुअली इंक्रीज डज ऑफ एलर्जेंस एदर टैबलेट और इंजेक्शन आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रीटमेंट में ले सकते हो। ओके,
तो इट्स ऑल अबाउट द एलर्जी क्या होती है इसके बारे में हमने आज के लेक्चर में समझा। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट योर क्वेश्चन, यू कैन लीव योर कमेंट एंड कमेंट बॉक्स। सॉरी, और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। चलिए, और थोड़ा सा आज लाइट चली गई है तो भी हम यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं। टेक केयर।